क्लास 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम। विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा होता है मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी कवक। परजीवी पोषण, यानी जो दूसरे के जीव से पोषण करते हैं। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह के उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, जैसे अमरबेल, जू, फीता कृमि। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण ये केंद्रक है, ये अमीबा का केंद्रक है बीच में, और इधर खाद्य कण। अमीबा भोजन अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, यानी अमीबा में चारों तरफ, ये जो चारों तरफ है ये पादाप पाया जाता है, यानी कूटपाद। जो खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी खाद्य रिक्तिका में क्या किया जाता है, जटिल पदार्थों को तोड़ करके सरल पदार्थों में किया जाता है। अब बचा हुआ अपच यानी बचा हुआ जो भोजन कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी जो भोजन बच जाता है वो अमीबा में निष्कासित कर दिया जाता है इसके द्वारा। पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में जैसे इसमें कूटपाद पाया जाता था, उसी तरह से इसमें पश्चाप पाया जाता है। जो कोशिकाओं को पश्चाप पाया जाता है पैरामीशियम के चारों तरफ, जिसका आकार चप्पल के जैसा होता है। कोशिकाओं की जो पूरी तरह से ढके हुए रहता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। पैरामीशियम में भोजन, इसमें भी एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। मनुष्यों में पोषण। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण, नंबर 5 बहिक्षेपण। यानी सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। जब मुंह से भोजन को कूचते हैं, अंदर जाता है तो क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। फिर पाचन यानी पचाने की क्रिया छोटी आंत में। फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण होता है, यानी फिर अवशोषण यानी ऑब्जर्प्शन, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। मुंह में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां 3 पाई जाती हैं। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और भोजन को चबाया जाता है। भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाया जाता है। फिर लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। यानी जो लार ग्रंथियों से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीनों जोड़े में पाई जाती हैं, यानी 3 6 ग्रंथियां होती हैं। भोजन ग्रसिका। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसनी की कर्मानुकंचन गति द्वारा ले जाया जाता है, यानी ग्रसनी से जो भोजन मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उस क्रिया को कर्मानुकुंचक गति कहा जाता है। उस ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन एवं शिथिलन, यानी जो ग्रसिका होती है मांसपेशियों की दीवारों पर संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, यानी फूलती फिचकती रहती है। सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, फिर मुंह से आता है ग्रसनी में, ग्रसनी यानी ग्रसिका में जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन चला जाता है आमाशय में। आमाशय में जो होता है जठर रस का स्रावण होता है। फिर उसके बाद भोजन छोटी आंत की तरफ आगे बढ़ता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, बृहदांत्र यानी कोलन में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण कर दिया जाता है और गुदाद्वार में जाकर भेज दिया जाता है भोजन को। सबसे पहले भोजन ग्रास नली के बाद आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी जो जठर रस का निर्माण करती हैं। सबसे पहले पेप्सिन, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर श्लेष्मा पाया जाता है जठर ग्रंथियों में। पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम यानी भोजन को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन की क्रिया करने में सहायता करता है। श्लेष्मा जो चारों तरफ आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करती है, यानी चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, जो HCl अम्ल से हमारी सुरक्षा करती है। क्षुद्रांत कहने का मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में कुछ आंत रस पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में। प्रोटीन से अमीनो अम्ल है। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है।
आंतरस जो होता है यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है और पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है। वसा पित्त लवण, वसा बड़ी गोलिकाओं इमल्सीकरण, छोटी गोलिकाओं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है यानी पैनक्रियाज से। एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन ट्रिप्सिन, प्रोटीन जो होता है ट्रिप्सिन से क्रिया करके पेप्टोन्स बनाता है। वसा लाइपेज से क्रिया करके वसाम्ल बनाता है। स्टार्च एमाइलेज से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। धाद्र रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं यानी बिलाई। बिलाई का मतलब ये छोटी आंत का एक पार्ट है। वृद्धांध्र यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है यानी व्यर्थ पदार्थ को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यानी श्वसन दो स्थान पर होता है शरीर में। सबसे पहले एक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। नंबर 2 फेफड़े में श्वसन होता है। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, कोशिका द्रव्य में होता है 3 कार्बन। पायरूवेट प्लस ऊर्जा मिलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहने का मतलब श्वसन दो प्रकार का होगा, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में बदलता है। यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ईस्ट में जब किण्वन होता है यानी ईस्ट द्वारा जब किण्वन किया जाता है बिना ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का अभाव होगा तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होगी हमारे पेशी कोशिका में। यानी पेशी कोशिका में हमारे मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो ही हमें दर्द का एहसास होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होगी माइटोकॉन्ड्रिया को यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहने का मतलब अनाक्सी श्वसन में जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और जो ऑक्सीजन युक्त ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें 36 ATP का ऊर्जा निर्माण होता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अभी बताया, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। इसी का दूसरा नाम ऑक्सी श्वसन, दूसरा का अनाक्सी श्वसन। दूसरा नाम एक का ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन, अनाक्सी श्वसन अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि ऑक्सी श्वसन में अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा चीज़ बनता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होगी। कितनी? 36 ATP ऊर्जा मुक्त होगी। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ये जो श्वसन होता है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP। जैसे मानव में वायवीय श्वसन होता है। अब अवायवीय श्वसन देखेंगे जिसको हम अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी अवायवीय श्वसन में जो होता है इथेनॉल, ये जब ईस्ट किण्वन करते हैं तब वहाँ पर निकलता है। और मनुष्यों में जो होता है मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल निकलता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा? 2 ATP ऊर्जा। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है यानी अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसे 2 ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। वायवीय श्वसन का उदाहरण है मानव और अवायवीय श्वसन का उदाहरण है ईस्ट। और ये भी पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आप बता देना 36 एटीपी। और अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले सांस हमारी नासाद्वार यानी नजल कैविटी के द्वारा सांस ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी और ग्रास नली के बीच में एक वाल लगा होता है जिसे एपिग्लॉटिस वाल कहते हैं, और वाल ही हमारे भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ग्रसनी के बाद सांस जो होती है हमारी कंठ में जाती है यानी गले में जाती है, कहने का मतलब लैरिंग्स में जाती है। श्वास नली आगे जाएगी श्वास नली में, कहने का मतलब प्रक्रिया में, फिर श्वसनी में जाएगा। श्वसनी जो होती है ये 2 पार्ट में जब बट जाती है तो उसी को श्वसनी कहा जाता है। फिर श्वसनिका में जाएगी। श्वसनिका के बाद फुफ्फुस फेफड़े, कहने का मतलब फुफ्फुस एक फेफड़े जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में जो छोटी छोटी कोशिकाएं मतलब जो शाखाएं निकली होती हैं उन्हीं को हम फुफ्फुस फेफड़े कहते हैं। फिर कूपिका कोर्स, कहने का मतलब जो छोटे छोटे बॉल जैसे गुब्बारे होते हैं वहाँ पे जाएगा। फिर रुधिर वाहिकाओं में जाएगा। रुधिर वाहिकाओं में जाने के बाद आगे जो है एक विसरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप CO2 को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी अंदर ले लिया जाता है। देखिए सबसे पहले नासाद्वार, फिर मुख, फिर इसके बाद आता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ यानी गले में जहाँ से हमारी आवाज़ें निकलती है। फिर श्वास नली में आएगा। श्वास नली के बाद आता है ये इधर 2 पार्ट में बढ़ती है यानी ग्रसिका में। फिर ग्रसिका के बाद फुफ्फुस ग्रसिका में, फुफ्फुस ग्रसिका के बाद कूपिका कोश में आता है। कूपिका कोश में जो एल्वोलाई होती है यानी छोटे छोटे गुब्बारे संरचना होती है, उसी में विसरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप CO2 को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। मानव श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अंतः श्वसन, एक उच्छ्वः श्वसन यानी बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, यानी जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो वक्षीय गुहा, कहने का मतलब ये वक्ष के जो खाली स्थान होता है ये फैलता है और पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, और जो पेशियां होती हैं मतलब जो पसलियां होती हैं वो फैलती सिकुड़ती रहती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष ऊपर यानी सीना जो होता है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। गुहा में यानी जो खाली स्थान पाया जाता है, थैलेटिक कैविटी जो खाली स्थान होता है उसमें वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। जब वायु फेफड़े में भरती है तो एक बार में फेफड़ा जो होता है 1500 ml वायु को अपने फेफड़े में रख सकता है, और इसी के साथ साथ वो 1 मिनट में 16 से 22 बार सांस को लेता है 1 मिनट में। वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है यानी एकदम शांत हो जाती है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है यानी जिस स्थान पर पहले था उसी स्थान पर वापस आ जाता है। बाह्य श्वसन में गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है, यानी अंतः श्वसन का मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, बाह्य श्वसन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर और CO2 का बाहर निकालना। अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाता है। बाह्य श्वसन यानी उच्च श्वसन फेफड़े में वायु या गैसों को बाहर निकालता है। फेफड़े से वायु या गैसों को बाहर निकालता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। वायु जाती है सबसे पहले रक्त में, रक्त से RBC में मिल जाती है। जब RBC में मिलती है तो हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब CO2 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊतक में होता है और ये धमनियों के द्वारा होता है। धमनियों के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, CO2 में, O2 ऊतक में पहुँचती है। CO2 ऊतकों में CO2 रक्त वाहिका में जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ऊतक से रक्त वाहिका में जाती है, और वही गैस जो होती है रक्त में विसरण की क्रिया करता है।
फिर रक्त आता है रक्त वाहिका द्वारा कोशिका में, फिर रक्त वाहिका द्वारा CO2 को कोशिका कोश में विसरण कर दिया जाता है, यानी CO2 को बाहर कर दिया जाता है। फिर CO2 का मोचन नासाद्वार में विसरण द्वारा होता है, कहने का मतलब CO2 को विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। संवाहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवाहन तंत्र कहलाता है, यानी जो भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की आपूर्ति करता है उसी को संवाहन कहा जाता है। मानव संवाहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं, जैसे हृदय है, रक्त नलिकाएं है, रक्त नलिकाएं दो होती है, एक धमनी और एक सिरा। वहन माध्यम है रक्त व लसिका, यानी वहन कहने का मतलब ले जाने का माध्यम रक्त होता है और लसिका होती है। जो अवयव बनते हैं रक्त दो होता है, एक ठोस अवयव, दूसरा द्रवीय अवयव। ठोस अवयव में तीन प्रकार की, कहने का मतलब एक जो रुधिर कणिकाएं होती है ये तीन प्रकार की होती हैं, और द्रवीय अवयव जो होता है प्लाज्मा होती है। रक्त कणिकाएं इन्हीं प्लाज्मा में ही तैरती रहती हैं। प्लाज्मा जो होता है एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, और शेष जैविक अवयव जैविक होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन और एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन से मिल करके बना होता है। अजैविक खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, साथ ही साथ हेमोग्लोबिन को लाल रक्त प्रदान करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं हेमोग्लोबिन के द्वारा रक्त को लाल रंग प्रदान करने में सहायता करता है, और श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ती है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त वाहिका दो प्रकार की होती है, नंबर 1 धमनी, नंबर 2 सिरा। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में कि रक्त वाहिका क्या होती है, या फिर रक्त वाहिका को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर धमनी और सिरा में कोई 3 या 4 अंतर बताइए। तो रक्त वाहिका वह होती है जो रक्त को हमारे वहन करती है, यानी जो रक्त को आवागमन का कार्य करती है। जैसे दो ही होती है, एक धमनी और एक सिरा। धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी, यानी फुफ्फुस धमनी जो होती है ये हृदय से फेफड़े में हृदय को फेफड़े में जोड़ती है, यानी हृदय में जब रक्त आ जाता है ब्लड फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेजा जाता है, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फिर हृदय में लाया जाता है। इसीलिए दो अपवाद होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों अपवाद है। फुफ्फुस धमनी की दीवारें मोटी व अधिक लचीली होती है, और धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, यानी ये वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ये सतही नहीं होती है, यानी ये धमनी जो होती है ये सरफेस पे, यानी हमारे शरीर की त्वचा की सतह पर नहीं पाई जाती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, यानी जो हमारे ऊतक होते हैं ऊतक के नीचे पाई जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, यानी सिरा का कार्य पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके अनॉक्सीकृत यानी जो बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको इकट्ठा करके हृदय में लाती है। इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा। सिरा की जो दीवारें होती है कम मोटी व लचीली होती है। वाल्व पाए जाते हैं, यानी सिरा में वाल्व पाए जाते हैं, और ये सतही होती है, मतलब ये हमारे त्वचा के सरफेस पे पाया जाता है, यानी जो सरफेसियल होता है हमारे त्वचा के। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो समझ में ना आएगा उसको कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।